गुलामों की मालकिन पार्ट 2। नंदनी घुटनों के बल झुकी और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को वेदिका की जूती के किनारे पर रखा। जूती पर की गई बारीक कड़ाई हल्की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन नंदनी की नजरें केवल वेदिका के पैरों पर टिकी थी, जो बड़ी शालीनता से उसमें सजे हुए थे। एक पल के लिए वह ठिठकी, मानो किसी अनकहे एहसास ने उसे रोक लिया हो। फिर अत्यंत सावधानी से उसने अपनी उंगलियां जूती के भीतर सरकाईं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वेदिका को कोई असुविधा न हो। धीरे धीरे, पूरे संयम और कोमलता से उसने जूती को ढीला किया, ताकि वेदिका के पैर पर कोई झटका न लगे। जैसे ही नंदनी ने वेदिका की जूती को धीरे धीरे उसके पैर से उतारा, उसने अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाया और वेदिका के नर्म, कोमल पैर को अपनी हथेली पर संभाल लिया। उसका स्पर्श बेहद हल्का था, मानो किसी अनमोल चीज को छू रही हो। उसने वेदिका के पैर को पल भर तक अपनी हथेली पर टिकाए रखा, उसकी गर्माहट को महसूस किया, फिर अत्यंत सतर्कता और सम्मान के साथ उसे धीरे धीरे जमीन पर रख दिया। उसकी हर हरकत में संजीदगी थी, मानो यह कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि एक विशेष क्षण हो। नंदनी ने वेदिका का पहला पैर जमीन पर बहुत ही सावधानी से रखा, मानो उसे जरा भी चोट न लगे। इसके बाद उसने उसी कोमलता और धैर्य के साथ वेदिका के दूसरे पैर की ओर हाथ बढ़ाया। उसने जूती को धीरे धीरे पकड़कर हल्के से खींचा, ये ध्यान रखते हुए कि वेदिका को कोई असुविधा न हो। जब जूती उतर गई, तो उसने वेदिका के दूसरे पैर को भी अपनी हथेली पर संभाल लिया, कुछ पलों तक उसे महसूस किया, और फिर उतनी ही नरमी और सम्मान के साथ उसे भी धीरे से जमीन पर रख दिया। नंदनी की हर हरकत में एक अजीब सी श्रद्धा थी, मानो यह उसके लिए एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि कुछ खास करने का अवसर हो। जूती निकालने के बाद नंदनी ने दोनों जूतियां एक साथ उठाईं और उन्हें वेदिका के निर्धारित स्थान पर बड़े एहतियात से रख दिया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जूतियां अव्यवस्थित न हों, बल्कि उसी अंदाज में रखी जाएं जैसे वेदिका चाहती थी। इसके बाद उसने अपने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और वेदिका के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगी। वेदिका अपनी शाही अंदाज में सिंहासन जैसे दिखने वाले आलीशान कुर्सी पर जा बैठी। उसके चेहरे पर गर्व और अधिकार की झलक थी। उसने अपने पैरों को थोड़ा आगे किया और अपनी नजरें झुकाए खड़ी नंदनी की ओर देखा। नंदनी, तेल लेकर आओ और मेरे पैरों की मालिश करो, वेदिका ने आदेश भरे स्वर में कहा। नंदनी ने वेदिका की बात सुनते ही तुरंत हरकत में आ गई। उसने पहले सिर झुकाकर उसकी आज्ञा स्वीकारी और फिर धीमे कदमों से कमरे के एक कोने की ओर बढ़ी, जहां एक छोटा, सुंदर और मजबूत फुटस्टूल रखा था। उसने दोनों हाथों से स्टूल को उठाया और वेदिका के सामने लाकर बहुत एहतियात से जमीन पर रखा। फिर उसने धीरे धीरे वेदिका के दाएं पैर को अपने हाथों में लिया, जैसे कोई नाजुक चीज को संभाल रही हो। उसकी उंगलियां वेदिका के मुलायम तलवों को छूते ही हल्के से कांप उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित कर लिया। उसने अत्यंत आदर और कोमलता से वेदिका का दायां पैर उठाकर स्टूल पर रख दिया, ये ध्यान रखते हुए कि उसे कोई असुविधा न हो। फिर उसी समर्पण और सावधानी के साथ उसने वेदिका का बायां पैर भी उठाया और उसे भी स्टूल पर ठीक से रख दिया। वेदिका ने संतोष भरी नजर से नंदनी की ओर देखा, उसकी धीमी और कोमल हरकतों को महसूस किया और हल्की मुस्कान के साथ अपने पैरों को आराम से फैला दिया। वेदिका के संतुष्ट भाव को देखकर नंदनी ने बिना कोई देरी किए अपना अगला कार्य शुरू किया। वह चुपचाप उठी और कमरे के उस कोने की ओर बढ़ी जहां सुगंधित तेल की एक छोटी कांच की बोतल रखी थी। बोतल को दोनों हाथों से उठाते हुए उसने एक क्षण के लिए वेदिका की ओर देखा, जो अब शाही ठाट में अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर आराम से बैठी थी। नंदनी धीरे धीरे वापस वेदिका के पास आए और बहुत आदरपूर्वक फर्श पर बैठ गई। उसने अपने पैरों को समेटते हुए पालथी मारकर बैठने की मुद्रा बनाई, ताकि वह आराम से वेदिका के पैरों तक पहुंच सके। नंदनी की नजरें वेदिका के निखरे हुए, आकर्षक पैरों पर ठहर गईं। वेदिका के पैरों की त्वचा इतनी कोमल और मुलायम थी कि हल्की रोशनी में भी उनमें एक अनोखी चमक दिखाई दे रही थी। उनके आकार में गजब का संतुलन था, न ज्यादा छोटे, न ही जरूरत से ज्यादा बड़े, बस एकदम सुडौल और सुंदर। उसकी नजरें धीरे धीरे वेदिका के अंगूठे की ओर खिसक गईं। बड़े अंगूठों के नाखून पूरी तरह से तराशे हुए थे,
उनकी चिकनाई और चमक दर्शाती थी कि वेदिका अपने पैरों की देखभाल को लेकर कितनी गंभीर थी। नाखूनों पर हल्की गुलाबी आभा थी, जो उनके प्राकृतिक सौंदर्य को और भी बढ़ा रही थी। बाकी की उंगलियां भी उतनी ही कोमल और सजीव प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे किसी नाजुक कलाकृति का हिस्सा हों। नंदनी ने अनायास ही हल्की गहरी सांस ली और वेदिका के पैरों को निहारती रही, जैसे वह उनके सौंदर्य में खो गई हो। उसके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, सम्मान और समर्पण की। वेदिका के पैर उसके सामने एक देवी के पैरों की तरह प्रतीत हो रहे थे। नंदनी ने कांपते हाथों से तेल की शीशी खोली और अपनी हथेलियों पर थोड़ा सा तेल लिया। उसकी उंगलियां हल्की कंपकपी के साथ वेदिका के नर्म और सजीव पैरों की ओर बढ़ीं। उसने धीरे धीरे वेदिका के एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ा और अंगूठे के पास से हल्के दबाव के साथ मालिश शुरू की। तेल का गीला स्पर्श वेदिका के कोमल पैरों पर चमक बिखेरने लगा। वेदिका ने अपने सिर को पीछे टिकाया और हल्के स्वर में कहा, बहुत धीरे कर रही हो, नंदनी। अपने हाथों में थोड़ी मजबूती लाओ। नंदनी ने तुरंत अपनी पकड़ को थोड़ा और दृढ़ किया और अपने अंगूठों से वेदिका के तलवे को हल्के दबाव से रगड़ने लगी। ऐसे ठीक है, स्वामिनी जी? नंदनी ने विनम्र स्वर में पूछा। वेदिका ने आंखें बंद करते हुए एक हल्की मुस्कान दी, अब कुछ बेहतर लग रहा है। तुम्हें पता है, मेरे पैरों की मालिश कोई साधारण काम नहीं है। ये बहुत ध्यान और समर्पण से की जानी चाहिए। नंदनी ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, स्वामिनी जी। आपके पैरों को तकलीफ न हो, इसका पूरा ध्यान रख रही हूँ। वेदिका ने हल्का ठहाका लगाया और अपनी उंगलियां मोड़ते हुए कहा, अच्छा। तो फिर तलवों के बीच वाली जगह पर जरा ज्यादा ध्यान दो, वहां दिन भर चलने से थोड़ा दर्द होता है। नंदनी ने सिर हिलाया और वेदिका के पैर के बीच वाले हिस्से पर अपनी उंगलियों से हल्का दबाव देना शुरू किया। कुछ देर बाद, जब नंदनी वेदिका के एड़ी के पास हल्की मालिश कर रही थी, तो वेदिका ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अच्छा लग रहा है, नंदनी। लगता है तुम्हें मेरे पैरों की सेवा करने में अब आनंद आने लगा है। नंदनी का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और धीमे से जवाब दिया, मैं बस अपना काम अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, स्वामिनी। वेदिका ने अपना दूसरा पैर उसके हाथों में देते हुए कहा, अच्छा, तो अब इस पैर की भी वैसे ही देखभाल करो। और हाँ, उंगलियों के बीच में अच्छे से मसाज करना मत भूलना। नंदनी ने धीरे धीरे सिर हिलाया और अपने हाथों से वेदिका के दूसरे पैर को पकड़कर उसमें भी तेल लगाना शुरू कर दिया। उसकी नज़रें अब भी वेदिका के सुंदर और सुडौल पैरों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वेदिका ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर तक नंदनी की मालिश का आनंद लेती रही। उसके चेहरे पर हल्का तनाव झलकने लगा और वह जैसे किसी सोच में डूब गई। नंदनी ने हल्के हाथों से वेदिका की उंगलियों के बीच तेल लगाते हुए उसकी भावनाओं को भांप लिया। स्वामिनी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, नंदनी ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी उंगलियां अब भी वेदिका के तलवों पर धीरे धीरे घूम रही थीं। वेदिका ने कुछ पल चुप्पी साधे रखी, फिर अचानक अपने पैर को हल्का उठाकर फुटस्टूल पर एक छोटी सी ठोकर मार दी। हाँ, नंदनी, कुछ बातें दिमाग में चल रही हैं। नंदनी ने चौकन्नेपन से उसकी ओर देखा। क्या हुआ, स्वामिनी जी? आप मुझसे कह सकती हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वेदिका ने अपने पैर को हल्का सीधा किया और नंदनी को अपनी मालिश जारी रखने का इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता है, नंदनी, जब इंसान अपने करीबियों से धोखा खाता है, तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और यही तकलीफ मुझे हो रही है। नंदनी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और अपने हाथों से उसकी एड़ी पर हल्का दबाव बनाते हुए पूछा, क्या किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, स्वामिनी? वेदिका ने सिर हिलाया, उसकी नजरें अब कहीं दूर टिकी हुई थीं। हाँ, और वह कोई और नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मैं ही गलत थी जो उन पर इतना विश्वास कर बैठी। नंदनी ने उसकी बातों में छिपे दर्द को महसूस किया और धीरे से कहा, स्वामिनी जी, आप इतनी मजबूत हैं, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जो हुआ वह भले ही दुखद हो, लेकिन शायद इससे आपको सच्चाई का एहसास हुआ होगा। वेदिका ने हल्की मुस्कान दी और अपने पैर की उंगलियों को थोड़ा हिलाया। शायद तुम सही कह रही हो, नंदनी, लेकिन तकलीफ तो तब भी होती है ना।
नंदनी ने अपनी मालिश का स्पर्श थोड़ा और कोमल किया और धीमे स्वर में बोली, आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए ही तो मैं यहाँ हूँ स्वामिनी जी, बस मुझे यूं ही आपके पास रहने दीजिए। वेदिका ने हल्का ठहाका लगाया और अपने पैर की उंगलियों से नंदनी के हाथ पर हल्की थपकी दी। अच्छा, तो अब तुम मेरी हमदर्द भी बन गईं। नंदनी ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया, जबकि उसकी उंगलियां अब भी वेदिका के पैरों पर सेवा में लगी रहीं। नंदनी ने अपनी उंगलियों की पकड़ को थोड़ा और कोमल बनाते हुए वेदिका के तलवों पर हल्का दबाव डाला और धीमे स्वर में बोली, स्वामिनी जी, मैं सिर्फ आपकी हमदर्द नहीं, आपकी दासी हूँ। मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं, मेरी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, और वो है आपकी सेवा करना। वेदिका, जो अब तक हल्की मुस्कान लिए बैठी थी, उसकी बात सुनकर थोड़ी चौंकी। उसने अपनी नजरें नंदनी पर टिका दी, जो अब भी सिर झुकाए पूरी भक्ति के साथ उसकी सेवा कर रही थी। दासी, वेदिका ने हल्के आश्चर्य से दोहराया। नंदनी ने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया, हाँ स्वामिनी जी, मैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए बनी हूँ। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं, बस मुझे यूं ही अपने चरणों के पास रहने दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। वेदिका के होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान आई। उसने अपने पैरों की उंगलियां हल्की सी हिलाईं, जिससे नंदनी की उंगलियों को छूते हुए एक हल्का कंपन महसूस हुआ। तुम सच में बहुत अलग हो, नंदनी, और यही बात तुम्हें खास बनाती है। वेदिका ने ठहर कर कहा, उसकी आवाज में अब नरमी थी। नंदनी ने अपना सिर और झुका लिया और अपनी उंगलियों से वेदिका के तलवों को और नरमाहट से सहलाने लगी, जैसे वो इस बात से खुश हो कि वेदिका ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। वेदिका ने हल्के से अपने पैर का अंगूठा नंदनी की उंगलियों पर टिकाया और गंभीर स्वर में बोली, नंदनी, एक बात हमेशा याद रखना, मुझे कभी धोखा मत देना। तुम अब तक मुझे अच्छी तरह समझ चुकी हो, है ना? नंदनी ने तुरंत सिर उठाया, उसकी आंखों में श्रद्धा और समर्पण का भाव था। उसने वेदिका के पैरों को दोनों हाथों से उठाया और अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें अपने सिर पर रख लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वेदिका के चरण स्पर्श से उसे परम शांति मिल रही हो। स्वामिनी जी, मेरे लिए आप सब कुछ हैं। मैं कैसे आपको धोखा दे सकती हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद ही आपकी सेवा करना है, नंदनी ने गहरी भक्ति से कहा। उसका सिर अब भी वेदिका के पैरों के नीचे झुका हुआ था। वेदिका ने हल्की मुस्कान के साथ अपने पैरों को थोड़ी देर तक नंदनी के सिर पर रखा, फिर धीरे धीरे उन्हें वापस फुटस्टूल पर टिकाया। उसकी नजरों में संतोष था, लेकिन उसने अब भी अपनी दृष्टि नंदनी पर जमाए रखी थी, जैसे उसकी सच्चाई को परख रही हो। अच्छा, तो ये बात कभी मत भूलना, अगर तुमने कभी मुझसे छल किया, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नंदनी ने बिना देर किए सिर झुका लिया और वेदिका के पैरों को फिर से अपने हाथों में लेकर हल्के से दबाया। स्वामिनी जी, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी दासी रहूंगी। मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। वेदिका ने संतोषपूर्वक अपने पैर को हल्का सा हिलाया, जिससे नंदनी की उंगलियों पर एक नर्म स्पर्श हुआ। उसने महसूस किया कि नंदनी के शब्दों में झूठ नहीं था, वो सच में उसके प्रति पूर्णतः समर्पित थी। कुछ देर बाद, जब नंदनी पूरी श्रद्धा से वेदिका के पैरों की मालिश कर रही थी, वेदिका ने हल्की जम्हाई ली और अपने शरीर को थोड़ा पीछे टिकाते हुए आंखें मूंदी। फिर उसने धीरे से पैर खींचते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ, अब तुम जाओ, मुझे सोना है। नंदनी ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए और सिर झुकाकर बोली, जो आदेश स्वामिनी, अब मैं चलती हूँ। उसने धीरे से वेदिका के पैरों को अंतिम बार प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे उठकर पीछे हटने लगी। वेदिका ने अपनी आंखें हल्की खोलकर नंदनी को जाते हुए देखा, फिर एक नज़र अपने आरामदायक बिस्तर पर डाली। उसने धीरे धीरे अपनी सीट छोड़ी और अपने घने बालों को एक तरफ करते हुए शांत और शाही अंदाज में बिस्तर की ओर कदम बढ़ाए। उसका बिस्तर भी उसकी शख्सियत की तरह भव्य था। गाढ़े रंग की रेशमी चादरें, मुलायम तकिए और किनारे झूलते हुए सुनहरे पर्दे, जो हल्की हवा में लहराते से प्रतीत हो रहे थे। वेदिका न बिस्तर के पास बड़े आराम से बैठ गई। उसने अपने पैरों को ऊपर किया और तकिए का सहारा लेते हुए धीरे से लेट गई। एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की और पूरे कमरे में एक सुकून भरी शांति फैल गई। इसके बाद वेदिका धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गई। नंदनी, जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ी थी, वेदिका को पूरी श्रद्धा से देखते हुए धीरे धीरे बाहर निकल गई,
उसके चेहरे पर वही समर्पण का भाव बना हुआ था। कमरे के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे और हल्की हवा वेदिका के चेहरे को छूते हुए उसकी गहरी नींद का एहसास दिला रही थी। कुछ घंटों बाद वेदिका की आंखें धीरे धीरे खुलीं। गहरी नींद में डूबी वेदिका धीरे धीरे करवट बदलते हुए जागी। उसके लंबे रेशमी बाल तकिए पर फैले हुए थे और हल्की रोशनी उसके चेहरे को और भी अधिक तेजस्वी बना रही थी। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं, पलकों को हल्का झपकाया और सिर उठाकर चारों ओर देखा। कमरे में एक सुकून भरी शांति थी, लेकिन उसके मन में अब एक महत्वपूर्ण विचार चल रहा था। उसे अपने पति से उस व्यापारी के बारे में बात करनी थी जिसने उन्हें धोखा दिया था और अभी तक दासों का भुगतान नहीं किया था। उसने अपने मन को पूरी तरह से जगाया और अपनी कमर सीधी करते हुए पलंग पर बैठ गई। उसकी नज़रें अपने पैरों पर गईं, जो अब भी नंगे थे। तभी उसने अधिकारपूर्ण स्वर में आवाज लगाई, कोई है यहाँ, मेरे पास आओ। उसकी गूंजती हुई आवाज ने कमरे में हलचल मचा दी। कुछ ही क्षणों में एक दासी शीघ्रता से कमरे में प्रविष्ट हुई और सिर झुकाकर विनम्रता से बोली, आदेश स्वामिनी जी। वेदिका ने उसकी ओर दृष्टि डाली और उसे पहचानते हुए कहा, सुमित्रा, मेरी चप्पलें लेकर आओ और पहनाओ। सुमित्रा, जो वर्षों से वेदिका की सेवा में थी, तुरंत सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़ी। उसने जमीन के पास रखी वेदिका की मखमली चप्पलें उठाईं और बिना किसी आवाज के वेदिका के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी हरकतों में पूरी श्रद्धा और सम्मान झलक रहा था। उसने पहले वेदिका के दाएं पैर को दोनों हाथों से हल्के से उठाया, जैसे कोई अनमोल वस्तु हो, और फिर पूरी सावधानी से चप्पल पहना दी। उसके बाद उसने बाएं पैर के पास जाकर उसी कोमलता से उसे भी चप्पल में सजा दिया। वेदिका ने अपने पैरों को जमीन पर टेका और सुमित्रा के इस आदरपूर्ण कार्य को महसूस करते हुए संतोषजनक दृष्टि डाली। वह बिना कुछ कहे खड़ी हो गई। उसकी शाही आभा और भी स्पष्ट हो गई थी। अब जाओ, मैं स्वामी जी से मिलने जा रही हूँ, वेदिका ने आदेश दिया और सुमित्रा ने सिर झुकाकर उसकी आज्ञा का पालन किया। वेदिका अपनी गरिमामयी चाल में अपने पति के कक्ष की ओर बढ़ने लगी। उसके मन में केवल एक ही बात थी, उस व्यापारी विक्रम का विश्वासघात, जिसने अब तक दासों का भुगतान नहीं किया था। वेदिका ने आत्मविश्वास से कक्ष में प्रवेश किया। उसकी चाल में वही शान थी, वही गरिमा, जिसे देखकर हर कोई स्वतः ही उसका सम्मान करता था। कमरे के भीतर उसके पति धीरज अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही वेदिका भीतर आए, उन्होंने अपना ध्यान तुरंत उसकी ओर मोड़ लिया। वह उसके समीप आए और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम जब इस तरह कक्ष में प्रवेश करती हो तो लगता है जैसे पूरा वातावरण तुम्हारी गरिमा से भर जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही अपने आप में अधिकार का प्रतीक है। वेदिका ने ये सुनकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। वह यहाँ किसी और कारण से आई थी और उसे शीघ्र ही इस विषय पर बात करनी थी। मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ, वेदिका ने दृढ़ स्वर में कहा। धीरज ने सहमति में सिर हिलाया और ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। वेदिका ने बिना समय गंवाए आगे कहा, व्यापारी विक्रम ने हमें धोखा दिया है। हमने उसे 15 दास सौंपे थे, जिनमें से 5 सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन उसने अब तक उनका भुगतान नहीं किया है। ये केवल हमारे धन का अपमान नहीं, बल्कि हमारे प्रभाव को चुनौती देने जैसा है। उसके स्वर में एक दृढ़ संकल्प था। हमें उससे कुल 50 स्वर्ण मुद्राएं लेनी हैं, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यदि हम अब भी चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। धीरज ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। लेकिन तभी बातचीत के बीच एक धीमी आवाज आई, स्वामिनी जी प्रणाम। नंदनी का आगमन। वेदिका ने पलटकर देखा तो दरवाजे पर नंदनी खड़ी थी। उसके हाथों में एक सुंदर पात्र था, जिसमें धीरज के लिए शीतल पे रखा हुआ था। वह सिर झुकाकर वेदिका को अभिवादन कर रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी भक्ति थी। नंदनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने स्वामी के सामने वह पात्र रखने लगी। लेकिन वेदिका को यह उचित नहीं लगा कि जब वह एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रही थी, तब कोई और बीच में आए। उसने ठहरी हुई दृष्टि नंदनी पर डाली और फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यहाँ से जाओ, अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। नंदनी ने तुरंत सिर झुका लिया। जो आदेश स्वामिनी जी, कहकर वह धीरे धीरे वहां से बाहर निकल गई। वेदिका ने पुनः अपने पति की ओर देखा।
उसकी आंखों में अधिकार और दृढ़ता थी। हमें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उसने कहा। विक्रम को एक आखिरी चेतावनी भेजी जानी चाहिए। धीरज ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, मैं इस विषय पर उचित कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। हम उसे एक अंतिम अवसर देंगे, लेकिन अगर वह अब भी धोखा देता है तो परिणाम उसे ही भुगतने होंगे। वेदिका के चेहरे पर संतोष का भाव आया। उसने सिर हिलाया और अपने पति को देखते हुए मन ही मन ये निश्चय किया कि वह कभी अपने अधिकारों पर आंच नहीं आने देगी। वेदिका ने अपने पति की आंखों में गहरी निगाह डाली, उसके चेहरे पर कठोर संकल्प स्पष्ट झलक रहा था। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यदि विक्रम ने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें उसे मेरे यातना कक्ष में लाना होगा। मैं किसी को भी अपनी मेहनत और अधिकार का उपहास उड़ाने नहीं दूंगी। धीरज ने वेदिका के शब्दों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में वही दृढ़ निश्चय देखा जो उसे हमेशा सबसे अलग बनाता था। मैं जानता हूं कि तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती, धीरज ने शांत स्वर में कहा। यदि वह अपनी गलती सुधारने को तैयार नहीं हुआ तो उसे तुम्हारे न्याय का सामना करना ही होगा। वेदिका के होठों पर एक हल्की लेकिन तीव्र मुस्कान उभरी। अच्छा है, मुझे तुमसे यही उत्तर चाहिए था, उसने कहा। अब हम देखेंगे कि विक्रम कितना साहसी है। वेदिका की आंखों में अचानक एक अलग सी नरमी आ गई। जो ठंडा और कठोर अधिकार था वह अब एक गहरी मोहकता में बदल गया। वह धीरे धीरे धीरज के करीब आए, उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी उंगलियां उसके बालों में समा गईं। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरी संपत्ति। कोई और तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। धीरज ने हल्की हंसी के साथ उसकी ओर देखा और मजाकिया लहजे में बोला, अच्छा, लेकिन मुझे लगा कि रानी साहिबा का कोई कानून ऐसा नहीं कहता। वेदिका ने आंखें सनकरी करते हुए उसे घूरा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, धीरज ने मुस्कुराते हुए फिर चिढ़ाया, वैसे महल की दासियां कह रही थी कि तुम्हारे पति पर किसी और की नजर है। कहीं मैं किसी और की संपत्ति तो नहीं बन गया। वेदिका के चेहरे पर हल्की हैरानी आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और उसके बालों को हल्के से खींचते हुए कहा, मजाक मत करो, तुम्हें पता है मैं मजाक पसंद नहीं करती। और अगर किसी ने तुम्हें छूने की भी कोशिश की तो उसका अंजाम तुम खुद जानते हो। धीरज ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, जैसे उसकी ताकत और अधिकार को स्वीकार कर रहा हो। ठीक है मेरी रानी, मैं तुम्हारा ही हूँ। वेदिका ने हल्की मुस्कान के साथ उसे अपनी ओर और खींच लिया। वेदिका की आंखों में अचानक एक अलग ही आग भड़क उठी। उसकी पकड़ धीरज के बालों पर और मजबूत हो गई और उसने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। उनकी सांसें अब एक दूसरे से टकरा रही थीं और वेदिका के चेहरे पर एक अजीब सा जुनून छलक रहा था। तुमने किसी और का नाम लेने की हिम्मत भी कैसे की? वेदिका ने धीमे लेकिन तीखे स्वर में कहा। उसकी आंखें अब भी धीरज की आंखों में जमी हुई थीं। धीरज ने हल्की मुस्कान दी, मानो उसकी इस प्रतिक्रिया का उसे पहले से ही अंदाजा था। मैं तो बस तुम्हें थोड़ा जलाने की कोशिश कर रहा था मेरी रानी, उसने धीरे से कहा। वेदिका की आंखों में अब पहले से भी अधिक जुनून झलकने लगा। धीरज के हल्के मजाक ने उसे और भड़का दिया था। उसने बिना कोई चेतावनी दिए अपने हाथों से धीरज की कॉलर को पकड़कर उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे, है ना? उसकी आवाज अब धीमी लेकिन गहरी थी, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को जकड़ लिया हो। धीरज ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वेदिका ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में अब कोमलता की जगह अधिकार था। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं ये साबित भी कर सकती हूँ, कहते हुए वेदिका ने अचानक अपने नाखूनों से धीरज की गर्दन के पास हल्का खरोंच दिया। धीरज ने हल्का कराहते हुए कहा, ओह, तो अब मेरी रानी मुझे ऐसे सबक सिखाएगी। लेकिन वेदिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने होंठ धीरज के गालों पर रखे, लेकिन ये कोई सामान्य चुंबन नहीं था। इस बार उसने हल्के से अपने दांत उसकी त्वचा में गड़ा दिए, जिससे हल्का लाल निशान पड़ गया। धीरज ने हल्की सिसकारी ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो तुम गलत हो, उसने धीरे से कहा। डराने का इरादा नहीं है,
वेदिका ने उसकी गर्दन के पास अपने होंठ रखकर धीमे से फुसफुसाया, बस तुम्हें यह एहसास कराने आई हूं कि तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन पर सिर्फ मेरा हक है। उसने अपने हाथों से धीरज की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और उसे और करीब खींचते हुए उसकी छाती पर अपनी उंगलियां दबा दी। अब उसकी सांसें तेज हो रही थीं। धीरज ने हल्के से सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मेरी हर सांस तुम्हारी है, तो उसे रोकने का हक भी सिर्फ तुम्हारे पास है, मेरी रानी। वेदिका ने हल्का ठहाका लगाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन था। उसने अचानक धीरज के बालों को कसकर पकड़ लिया और झटके से उसका सिर पीछे किया। बहुत बोलने लगे हो, अब चुप रहो, वेदिका ने अधिकार भरे स्वर में कहा और अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। धीरज अब पूरी तरह वेदिका के नियंत्रण में था, और वेदिका का ये रूप किसी विजेता से कम नहीं लग रहा था। वेदिका की आंखों में अब और भी ज्यादा जुनून उभर आया था। धीरज को अपनी गिरफ्त में लेकर उसने अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और बिना कोई चेतावनी दिए उसके गाल पर एक गहरा, मजबूत चुंबन छोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, और धीरज की हल्की कराहटों ने उसे और उत्तेजित कर दिया। उसने तुरंत उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगी। पहले हल्की सी झप्पी, फिर धीरे से दांत गड़ा दिए। आह! वेदिका! धीरज ने हल्की सिसकारी ली, लेकिन उसके शब्द अधूरे ही रह गए, क्योंकि वेदिका ने उसके दूसरे तरफ के गाल पर एक और तीखा चुंबन जड़ दिया। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, वेदिका ने फुसफुसाते हुए कहा और उसके कान के पास अपने होंठ रखते ही हल्का सा काट लिया। धीरज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। लेकिन वेदिका नहीं रुकी। वह जैसे एक शिकारी बन गई थी, जिसने अपने शिकार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसने उसके जबड़े को अपनी उंगलियों से पकड़ा और एक और गहरा चुंबन दे दिया, जिससे धीरज पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ गया। उसकी गर्दन पर कई जगह निशान बनने लगे थे, कभी वेदिका के नर्म होठों के, तो कभी उसके दांतों के। उसने धीरज के कान के पास जाकर एक और जोरदार चुंबन दिया और इस बार हल्का काट भी लिया, जिससे धीरज हल्का सा झटके से पीछे हुआ, लेकिन वेदिका ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आज मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं, उसने गहरी आवाज में कहा और धीरज के चेहरे पर फिर से अपने होंठ रख दिए। उसके गालों, उसकी ठुड्डी, यहाँ तक कि उसकी पलकों तक को वेदिका ने अपने अधिकार में ले लिया। अब धीरज की गर्दन और चेहरा वेदिका के जुनून के निशानों से भरा हुआ था। वेदिका ने संतोष से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब किसी और का नाम लेने की हिम्मत तो नहीं होगी, है ना? धीरज ने हल्की मुस्कान दी और धीमी आवाज में बोला, तुम्हारी कैद में रहने से बेहतर और कुछ नहीं, मेरी रानी। वेदिका की आंखों में अब पूरी तरह से अधिकार और जुनून भर आया था। धीरज अभी भी हल्का हाँफ रहा था, लेकिन वेदिका के इरादे साफ थे, वह उसे पूरी तरह से अपना बना लेना चाहती थी। उसने एक पल भी गंवाए बिना धीरज का चेहरा अपने हाथों में लिया और गहरी, भारी सांस के साथ उसके होठों पर अपना मखमली स्पर्श छोड़ा। अब की बार वेदिका ने अपनी जीभ उसके होठों पर फिराए, उसे गहराई से महसूस किया, और फिर धीरे धीरे उसकी ठुड्डी से नीचे उसकी गर्दन तक अपनी जीभ फेरने लगी। धीरज की सांसें और तेज हो गईं, लेकिन वेदिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम मेरी संपत्ति हो, मेरा अधिकार, और मैं इसे कभी किसी और के नाम नहीं होने दूंगी, वेदिका ने फुसफुसाते हुए कहा और उसके गालों पर एक के बाद एक गहरे, गीले चुंबन जड़ दिए। उसकी जीभ अब धीरज के चेहरे पर घूम रही थी, कभी उसके कान के पास, कभी उसकी जबड़े की हड्डी पर, तो कभी उसकी नाक की सीध में। वह जैसे उसे पूरी तरह से अपने निशानों से भर देना चाहती थी। धीरे धीरे वेदिका ने धीरज का सिर पीछे की ओर झुका दिया और उसकी गर्दन पर फिर से अपने होंठ रख दिए। इस बार उसने सिर्फ चुंबन ही नहीं, बल्कि अपनी जीभ से हल्के से उसका स्वाद भी लिया। उसकी हरकतें और भी गहरी होती जा रही थीं, और धीरज अब पूरी तरह से उसकी पकड़ में था। उसने आखिरी बार धीरज के चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपने होंठ उसके पूरे चेहरे पर फेर दिए, उसकी पलकों से लेकर उसके माथे तक, उसके गालों से लेकर उसकी ठुड्डी तक। उसकी जीभ ने हर जगह अपना अधिकार जता दिया था। अंत में उसने एक लंबा, गहरा चुंबन उसके होंठों पर छोड़ा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाए, अब तो यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मेरे हो। धीरज ने हाँफते हुए सिर हिलाया और हल्की हंसी में कहा, तुमसे बचना तो नामुमकिन है, मेरी रानी।
वेदिका ने संतोष भरी मुस्कान के साथ उसके गाल पर आखिरी बार अपने होंठ रखे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा। ये सुनकर धीरज की आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं और उसने वेदिका की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे के करीब आ चुकी थी। अगली बार तुम पर और भी ज्यादा निशान छोड़ूंगी, वेदिका ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, उसकी निचली होंठ को हल्के से काटते हुए। फिर उसने अपना सिर पीछे किया, उसकी आंखों में देखते हुए एक शरारती मुस्कान बिखेरी, और हाँ, मैंने एक नया उपकरण मंगवाया है जिससे मैं तुम्हें एक नया अनुभव दे सकती हूँ। तैयार रहना। धीरज का गला सूख गया, लेकिन वेदिका की पकड़ से बच पाना आसान नहीं था। वह उसे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी। वेदिका ने धीरज के चेहरे को आखिरी बार अपनी उंगलियों से छुआ, फिर उसकी पकड़ को ढीला कर दिया। उसने एक गहरी, संतोषजनक सांस ली और मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। फिलहाल तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार। उसने हल्के से अपनी जीभ होठों पर फिराए और आंखों में वही प्रभुत्व भरी चमक लिए कहा, तैयार रहना। धीरज अभी भी थोड़ा हक्का बक्का था, लेकिन उसकी आंखों में वेदिका के प्रति एक अलग ही सम्मान और विस्मय था। वेदिका ने अपनी शाही ठसक के साथ अपना घूंघट ठीक किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके कदमों में वही अधिकार था, वही आत्मविश्वास जो उसे सबसे अलग बनाता था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने एक बार फिर रुककर पीछे देखा, हल्की मुस्कान के साथ। अब मुझे मेरे असली काम में लगना है, मेरे यातना कक्ष में। धीरज ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। वेदिका बिना रुके आगे बढ़ गई, उसके कदम अब एक अलग ही ऊर्जा से भरे थे। उसके मन में केवल एक ही चीज थी, अपने नियम, अपना न्याय और अपनी सत्ता। वेदिका अपने यातना कक्ष में कदम रखते ही एक पल के लिए ठिठक गई। सामने कई गुलाम बेड़ियों में जकड़े, सिर झुकाए खड़े थे, उनकी आंखों में डर और लाचारी थी। लेकिन उसकी निगाहें उन सब से हटकर सीधे गिरधारी पर जा टिकी, जिस पर उसने कल ही अपनी क्रूरता दिखाई थी। गिरधारी अपने अस्त व्यस्त, घायल शरीर के साथ कांपता हुआ जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, होंठ सूख चुके थे और आंखों में बस एक ही गुहार थी, दया। जैसे ही वेदिका उसके करीब पहुंची, गिरधारी ने कांपते हाथों से उसके पैरों की ओर अपना सिर झुका दिया। उसकी क्षीण आवाज गूंज उठी, मालकिन, पानी, बस एक घूंट पानी दे दीजिए। लेकिन वेदिका का ध्यान उसकी इस भीख पर नहीं गया। उसकी आंखें केवल उसके शरीर पर पड़े गहरे घावों पर टिकी थीं, लाल, नीले और काले पड़े निशान, जिनमें से कुछ से अब भी खून रिस रहा था। उसकी यातनाओं ने गिरधारी को पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन शायद वेदिका को यह नज़ारा अधूरा लग रहा था। वेदिका ने धीरे धीरे अपनी नजरें गिरधारी के जख्मों पर दौड़ाई, फिर अपने पैरों को हल्का सा ऊपर उठाया और अपने चप्पल के सख्त तलवे से उसके घावों पर हल्का सा दबाव डाला। गिरधारी की कराह तुरंत पूरे कक्ष में गूंज उठी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। उसे पता था कि अगर उसने विरोध किया तो उसका अंजाम और भी भयानक होगा। तो गिरधारी, वेदिका ने ठंडे, कठोर स्वर में कहा, कल इतनी सजा देने के बाद भी तुम कुछ सीख नहीं पाए। मुझे अभी भी तुम्हारी आंखों में बेबसी तो दिख रही है, लेकिन वो पश्चाताप नहीं जो मैं देखना चाहती हूँ। उसने अपने पैर के नीचे हल्का दबाव और बढ़ाया, जिससे घाव से फिर से खून रिसने लगा। गिरधारी दर्द से तड़प उठा और कांपती आवाज में बोला, मालकिन, मुझ पर दया करें, मैंने कुछ नहीं किया। वेदिका ने ठहाका लगाया और अपने दूसरे पैर से उसके दूसरे जख्म को रगड़ते हुए बोली, सच में? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये सजा क्यों मिली? तुम्हें लगता है कि मैं बिना वजह किसी को यातना देती हूँ? गिरधारी ने सिर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वेदिका पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह धीरे धीरे अपने चप्पल के तलवे को उसके जख्मों पर घसीटते हुए बोली, अब सोचकर जवाब दो, मैं एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने धोखा दिया या नहीं? गिरधारी पूरी तरह दर्द में डूब चुका था, उसका शरीर बुरी तरह हिलने लगा। वह समझ चुका था कि अगर उसने वही पुराना जवाब दोहराया तो उसकी तकलीफें और बढ़ जाएंगी। गिरधारी ने कांपते हुए अपनी मिन्नतें जारी रखीं, उसकी आवाज दर्द और लाचारी से भरी हुई थी। मालकिन, बस एक घूंट पानी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, कृपा करें। वेदिका ने एक तीखी हंसी के साथ उसकी ओर देखा और अपना चप्पल उसके घावों पर हल्का सा घुमाते हुए बोली,
तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने दूंगी? नहीं गिरधारी, तुम्हारी तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अपनी हर गलती का पूरा हिसाब देना होगा। उसकी आवाज में एक ठंडापन था जो गिरधारी को और अधिक भयभीत कर गया। वो दर्द में छटपटाता रहा, उसकी सूखी हुई जीभ होठों पर रेंग रही थी, लेकिन वेदिका के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। कुछ क्षणों तक उसकी तड़प को निहारने के बाद वेदिका ने कमरे में खड़े पहरेदारों की ओर देखा और सख्त आवाज में आदेश दिया, इसको पानी दो, लेकिन उतना ही जितना इसे जिंदा रख सके। मुझे इसका मरना नहीं, इसका टूटना देखना है। एक पहरेदार तुरंत पानी का लोटा लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में भी थोड़ा भय था। वेदिका की क्रूरता उसके सामने थी और वह अच्छी तरह जानता था कि यहाँ किसी की भी दया की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही पहरेदार पानी लेकर आगे बढ़ा, गिरधारी की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण जागी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वेदिका ने सख्त स्वर में आदेश दिया, जमीन पर गिरा दो सारा पानी। पहरेदार ने एक पल को वेदिका की ओर देखा, फिर बिना कोई सवाल किए लोटे का पूरा पानी जमीन पर उंडेल दिया। ठंडी गीली जमीन पर पानी फैल गया, लेकिन गिरधारी के सूखे होंठ और प्यास से जली हुई जीभ और भी बेचैन हो उठी। वेदिका ने ठंडे स्वर में कहा, अब पियो इसे। गिरधारी ने कांपते हुए अपना सिर उठाया, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। मालकिन, कृपा करें, उसने याचना की, लेकिन वेदिका ने अपने चप्पल से हल्का प्रहार करते हुए कहा, अगर सच में प्यास लगी है तो घुटनों के बल झुको और इस जमीन से पानी चाट लो। यही तुम्हारी औकात है, गिरधारी। गिरधारी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि अब अपमान सहना भी उसे स्वीकार था। कांपते हुए वो धीरे धीरे झुका, अपना सिर नीचे किया और जमीन पर गिरे हुए पानी को अपनी सूखी जीभ से चाटने की कोशिश करने लगा। वेदिका ने अपनी बाहों को सीने पर बांधते हुए ये दृश्य देखा, उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, और फिर अपने चप्पल से जमीन पर हल्की ठोकर मारते हुए आगे बढ़ गई। उसकी नज़र अब एक नए गुलाम पर पड़ी, एक मोटा, भारी शरीर वाला आदमी, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने पहरेदारों की ओर देखा और सख्त लहजे में आदेश दिया, इसे जमीन पर बैठाओ, पालथी मारकर। पहरेदारों ने तुरंत उसकी आज्ञा का पालन किया। दो मजबूत पहरेदारों ने उस भारी भरकम गुलाम को पकड़कर जमीन पर धकेल दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, वह कांपते हुए घुटनों के बल गिरा और फिर जैसे तैसे पालथी मारकर बैठ गया। वेदिका ने अपनी नजरें उसकी कमजोर स्थिति पर टिका दी, उसकी आंखों में वही क्रूर चमक थी। नाम क्या है तुम्हारा? उसने ठंडे स्वर में पूछा। गुलाम ने हकलाते हुए जवाब दिया, मालकिन, मेरा नाम रामसुख है। वेदिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, जैसे शिकार पर नजर गड़ाए हो। फिर उसने आगे कदम बढ़ाया। वेदिका ने रामसुख को घूरते हुए एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना एक पैर उठाकर उसके मोटे पेट पर रख दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, जैसे वह अपनी सत्ता का पूरा आनंद ले रही हो। रामसुख ने कांपते हुए अपनी नजरें झुका ली, उसका भारी शरीर वेदिका के पैरों के दबाव को महसूस कर रहा था। कुछ देर तक उसे यूं ही कुचलने के बाद वेदिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम वाकई बहुत मोटे हो, तुम्हें सामान्य आकार में लाने में वक्त लगेगा। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, उसने अपने पैर से जोरदार ठोकर मारी, जिससे रामसुख लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगा। लेकिन घबराओ मत, वेदिका ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए पूरा समय दूंगी, अपने तरीके से। रामसुख दर्द से कराह उठा, लेकिन वेदिका के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। वह बस उसकी तड़प को देखती रही, जैसे यह उसके लिए महज एक खेल हो। वेदिका ने रामसुख को तड़पता हुआ छोड़ दिया और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर वही ठंडा और सख्त भाव बना रहा, जैसे वह हर चीज पर पूर्ण अधिकार रखती हो। वह एक एक करके अन्य दासों की ओर बढ़ी, उनकी हालत का निरीक्षण किया। कुछ उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ दया की भीख मांग रहे थे। लेकिन वेदिका के लिए ये सब आम बात थी। एक कोने में बैठे एक कमजोर दास को देखकर उसने रुकते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ लाए कितने दिन हुए? मालकिन, 3 दिन, उसने कांपते हुए उत्तर दिया। 3 दिन और तुम अब तक खुद को साबित नहीं कर पाए? वेदिका ने तिरस्कार से कहा और उसकी ओर बढ़ते हुए उसकी पीठ पर अपनी एड़ी रख दी। अगर जिंदा रहना है तो कल तक कुछ काबिलियत दिखाओ।
वरना तुम्हारा हाल भी गिरधारी जैसा होगा। दास की आंखों में भय भर गया, लेकिन वेदिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर तक अन्य दासों को देखने के बाद उसने संतोष भरी नजरों से पूरे कक्ष का निरीक्षण किया और फिर ठंडे स्वर में बोली, अब बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, मेरी नजरें हमेशा तुम पर हैं। इसके बाद उसने अपनी चप्पलें फिर से सही की और अपनी शाही चाल में यातना कक्ष से बाहर निकल गई, पीछे भयभीत दासों का साया छोड़ते हुए।